तो अब हम लोग इवोल्यूशन के इस चैप्टर में उन फैक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एक इक्वेशन के द्वारा समझाया जाता है, जिसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि किसी पॉपुलेशन में किसी एलील्स की फ्रीक्वेंसी में अगर चेंजेस हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से संबंधित जो एलील्स होते हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस होते हैं तो वो इवोल्यूशन के बारे में जानकारी देता है। इसके बारे में हम एक ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं इस चीज को। आप यहां पर प्लीज फोकस करेंगे तो आप देख पाएंगे। यहां पर अगर आप देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं नॉर्मली हमारी सोसाइटी में होता क्या है। हमारी सोसाइटी में एवरेज कैरेक्टर को शो करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में होते हैं। आप इसको ऐसे समझें कि अगर हम अपने क्लास में, अगर मान लीजिए हमने यहां नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात किया, मान लीजिए एक सबसे छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और यहां पर हम ले रहे हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो कि बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल बन सकता है। अगर मान लीजिए यहां पर क्या होता है, सामान्य दशाओं में आप जानते हैं कि एवरेज परसेंटेज मार्क्स वाले स्टूडेंट आपकी क्लास में सबसे ज्यादा होते हैं। प्लीज यहीं तक आप फोकस रखिएगा तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो यहां पर क्या होता है कि एवरेज मार्क्स वाले बच्चे सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं, और यहां पर क्या हुआ, आगे चल करके आप देखेंगे कि हाईएस्ट मींस एक नॉर्मल अगर 85% एवरेज आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा परसेंटेज 85% मार्क्स वाले हैं। अगर उस क्लास में आप देखें तो 95 से अबव परसेंटेज शो करने वाले स्टूडेंट्स भी कम होंगे, और 75% से कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट भी कम संख्या में होंगे। प्लीज यहीं पर आप अच्छे तरीके से फोकस करिएगा, वरना लेटर अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि यहां 75 से कम और 95 से ज्यादा वालों की संख्या बहुत कम होती है। एवरेज मार्क्स शो करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होती है। यह चीज आप जानते हैं। मान लीजिए सोसाइटी में अब क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन ने काम किया। एक सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, नेचुरल सिलेक्शन ने काम किया, यानी नेचर में अब आपको इस परसेंटेज के आधार पर तय करना है कि आप किस तरीके के रोजगार पाएंगे, आपको कैसा आगे आपका फ्यूचर होगा। सपोज दैट अब यहां पर रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट का जो नेचुरल सिलेक्शन है, यानी नेचर के रूप में आप ये समझ लें आपका एम्प्लॉयमेंट अब इस पर काम करेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अब इस पर काम करेगा और वो डिसाइड करेगा कि कौन से स्टूडेंट अगली जनरेशन में ज्यादा मार्क्स या अगले जनरेशन में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज वाले होंगे। इस चीज को अब एम्प्लॉयमेंट तय करता है। बात मेरी समझ पा रहे हैं? जैसा कि आपने देखा होगा कि भविष्य में किस ब्रांच की योजनाएं ज्यादा सक्सेसफुल होंगी, उस आधार पर स्टूडेंट क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं अपने आप को। मान लीजिए मैंने आपसे कहा, इसको एक दूसरे अंदाज में भी समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर 75% बिलो वाले स्टूडेंट जो हैं उनको आर्ट्स ग्रुप दे दिया जाएगा, एक बात कह दिया गया। दूसरा क्या है, 85% स्टूडेंट्स वालों को इकोनॉमिक्स दे दिया जाएगा। बात समझे आप? और 95% एंड अबव वाले मेडिकल या इंजीनियरिंग का ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात बताई गई। उसी दौरान मान लीजिए गवर्नमेंट की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसने इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा मौके दे रही हैं। तो क्या होगा, मेडिकल और इंजीनियरिंग छोड़ करके, मेडिकल और आर्ट्स सब्जेक्ट को छोड़ करके स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक्स को लेना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, बीच का जो पीक है 85% यानी जो एवरेज, पता चलेगा कि ये जो कम परसेंटेज वाले हैं ये ज्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा जो पढ़ करके 95% तक लाते थे मार्क्स, प्लीज यहां फोकस रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, तो एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर के आने वाली कोशिश करने वाले स्टूडेंट थोड़े लेजी हो जाएंगे। बात समझ रहा ना? इनको पता चल जाएगा भाई आर्ट से काम नहीं चलना, इनको लगेगा इतना पढ़ने की क्या जरूरत है। जब इकोनॉमिक्स की ब्रांच को लेकर के काम चल जाएगा तो पीक यहां पर चला जाता है। बात समझ पा रहे हैं? नेचर का सिलेक्शन कुछ ऐसा ही होता है। इसी तरीके से क्या हुआ, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, इकोनॉमिक्स के ब्रांच में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं, हम इसमें रोजगार नहीं दे सकते हैं, आर्ट्स ग्रुप वालों को भी हम नहीं दे सकते हैं, उन बच्चों के लिए ज़्यादा स्कोप होगा जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। तो क्या करेंगे, ये सारे आर्ट्स ग्रुप या इकोनॉमिक्स की स्टडी
जो बच्चे मीन्स इस स्ट्रीम में जाने वाले थे, अब वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो 95% वाले क्राइटेरिया में आने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके। तो क्या हुआ, जो ओरिजिनल पीक था अब उससे वो पीक बदल जाएगा। ये मैं एक सामान्य सा एग्जांपल ले रहा हूं। जो पहले पीक यहां पर था उसमें ये 95% से एबव वाले बच्चे ही मेडिकल या इंजीनियरिंग में जा सकते थे। अब उस चूंकि सर्वाइवल की चांस मेडिकल या इंजीनियरिंग में ही ज्यादा है, तो इसलिए अब नए कंडीशन में स्टूडेंट अब 95% से अबव के लिए मेहनत करेंगे ताकि वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में जी सके। ठीक है, इसी तरीके से क्या हुआ, एक तीसरी कंडीशन हो सकती है जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में बताया कि अगली एम्प्लॉयमेंट उन बच्चों के लिए हो सकती है जो आर्ट्स ग्रुप से हैं या मेडिकल या इंजीनियरिंग से हैं। तीसरी गुंजाइश, इकोनॉमिक्स वालों के लिए अब नए रोजगार के अवसर नहीं आएंगे। तो क्या होगा, ये 85 वाले मीन्स ये क्या करेंगे, ये अब अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मुझे 75, कुछ लेजी हो जाएंगे और कुछ और मेहनत करने लगेंगे। तो क्या होगा, जो ओरिजिनल पीक था अब उसमें इस तरीके से दो मीन्स एक्सट्रीम लेवल पर पीक चला जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसमें से कुछ स्टूडेंट इसके लिए तैयारी करने लगेंगे और कुछ स्टूडेंट इसके लिए तैयारी करने लगेंगे। तो यहां पर हमने ये देखा कि एम्प्लॉयमेंट तय करता है कि स्टूडेंट कौन सी ब्रांच लेते हैं। वैसे ही नेचर में एक्सटर्नल फोर्सेस यानी नेचुरल सिलेक्शन तय करता है कि एलील्स की फ्रीक्वेंसीज किस डायरेक्शन में होंगी। ये बात थोड़ा आप ऐसे समझें कि आप जानते हैं ना वेरिएशंस होते हैं। देखिए ना, यहां परसेंटेज का वेरिएशन था, अब इसमें नेचर ने खुद से सेलेक्ट किया या एम्प्लॉयमेंट ने यहां पर सेलेक्ट किया। ऐसे ही जो डार्विन ने बात कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। जो उन्होंने अपनी बात में नेचुरल सिलेक्शन की बात रखी थी, उस बात में यही था कि वेरिएशंस अवेलेबल होते हैं, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन तय करता है कि कौन अगली जनरेशन में ज्यादा सक्सेसफुल होगा। इसी प्रयास में अब आप प्लीज यहां पर फोकस को आप ऊपर लेकर के चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो ग्राफ हमने पढ़ा है, ये ग्राफ एक्चुअली अलग अलग तरीके से हमने देखा इस ग्राफ में कि किस तरीके से हार्डी वीनबर्ग का अगर इक्विलिब्रियम अगर प्रभावित होगा तो एवोल्यूशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। इस बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब उसी चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे कि हार्डी वीनबर्ग के इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। इसमें हार्डी वीनबर्ग के इक्विलिब्रियम को प्रभावित कर सकता है जीन का माइग्रेशन या जीन फ्लो, इसको प्रभावित कर सकता है। इसको प्रभावित कर सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम अभी इसी लेक्चर में हम लेंगे, इसको ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। म्यूटेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित कर सकता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और आप जानते हैं मोस्ट पावरफुल फैक्टर होता है इन सारी चीजों की वजह से जो अगली जनरेशन को तय करता है वो है नेचुरल सिलेक्शन। आप जानते हैं नेचुरल सिलेक्शन जो है वो अल्टीमेट कॉज के तरीके से काम करता है। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को यही तय करता है, कौन सबसे बेहतर होगा, जो सर्वाइव करेगा उसको यही सेलेक्ट करता है। लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं ये अराइवल को तय करते हैं। अराइवल मतलब वो जो सबसे फिट होगा उसके बारे में जो जेनेटिक लेवल पर जो घटनाएं घटती हैं वो इन्हीं वजहों से होती हैं। वो या तो जीन के माइग्रेशन की वजह से होती है, या जीन के ड्रिफ्ट्स की वजह से होती है, या जीन में सडन लार्ज चेंजेस की वजह से होती है, या फिर जीन के रिकॉम्बिनेशन की वजह से होती है। ये होती है, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन इस पर काम करता है। अब इस लेक्चर में हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें कुछ थोड़ा डिटेल में चलूंगा, कारण यह है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड लास्ट ईयर्स कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें AIPMT में नीट में अच्छे क्वेश्चन बनाने की गुंजाइश होती है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ 5 मैकेनिज्म के बारे में हमें पढ़ना है। एक्चुअली यहां पर आप समझें, जब हम हार्डी वीनबर्ग लॉ की बात करते हैं तो यहां पर हम एलील्स की फ्रीक्वेंसी में होने वाले चेंजेस की बात करते हैं। यानी पिछले लेक्चर को अगर आप देखे होंगे तो उसी से आप रिलेट करके आप समझें, एलील्स की फ्रीक्वेंसी यानी जेनेटिक लेवल पर अगर कोई चेंजेस अगर हो रहे हैं तो उसी से आप इवोल्यूशन के बारे में आइडिया बना सकते हैं। तो इस बात को हम क्यों ना ऐसे कहें कि माइक्रो लेवल पर इवोल्यूशन होता है। जैसे मैं आपसे कहूं आप इंटेलिजेंट हैं, तो आप इंटेलिजेंट हैं, इस बात को अगर मैं कहूं तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि आपके जेनेटिक कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। आपके जीन्स में स्टडी के जो कैरेक्टर होने चाहिए ऐसे जीन्स आपकी बॉडी में मीन्स आपके सेल के भीतर, आपके न्यूक्लियस के भीतर, आपके क्रोमोसोम में
स्टडी से रिलेटेड जीन्स हैं, इसलिए आप पढ़ने में अच्छे हैं। वही बात है कि जब हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इवोल्यूशन कहां पर हो रहा है, प्लीज आप इधर लेकर के आए। तो इवोल्यूशन कहां पर हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रो इवोल्यूशन की वजह से आप मैक्रो इवोल्यूशन देखते हैं। तो माइक्रो इवोल्यूशन में एक टर्म आता है कि अब हम क्यों ना हार्डी-विन-बर्ग लॉ को, इन सारी बातों को हम इस रूप में समझें कि ये माइक्रो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये माइक्रो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो माइक्रो इवोल्यूशन है क्या, इसको समझ लेते हैं। माइक्रो इवोल्यूशन, अ चेंज इन अ पॉपुलेशन जीन पूल, यानी वो सारी चीजें जो जीन पूल के भीतर चेंजेस लाते हैं, वही बात जो एलील्स की फ्रीक्वेंसी के लिए हम कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो किसी पॉपुलेशन के जीन पूल में होने वाले चेंजेस जो आगे चल करके इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इवोल्यूशन के लिए कहां चेंजेस करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, या आप ये कह लें माइक्रो इवोल्यूशन अगर आप करा सकें, यानी जीन पूल में अगर आप चेंजेस करा सकें, तभी क्या होगा, इवोल्यूशन हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है माइक्रो इवोल्यूशन कब पॉसिबल है, जब जीन पूल में, किसी पॉपुलेशन के जीन पूल में जब चेंजेस होंगे। और इसी बात को हार्डी-विन-बर्ग लॉ ने बताया था। तो हार्डी-विन-बर्ग लॉ या हार्डी-विन-बर्ग जो प्रिंसिपल है, उसी के आधार पर हमने एक नया टर्म चुना, माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन यानी जीन पूल में होने वाले चेंजेस, किसी कैरेक्टर की या किसी कैरेक्टर की जो लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स हैं, उनके एलील्स में, एलील आप जानते हैं ना इसको, जीन्स जेनेटिक्स में आपने पढ़ा है। तो उन एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी अगर बदल रही है तभी इवोल्यूशन होगा। ये बात हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब हम माइक्रो इवोल्यूशन के ही रेफरेंस में ही ये सारी बातें कर रहे हैं, और हार्डी-विन-बर्ग प्रिंसिपल भी माइक्रो इवोल्यूशन के बारे में ही आइडिया देता है। तो यहां पर माइक्रो इवोल्यूशन के लिए एक कारण जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होता है। मैंने आपको बताया था ना 5 फैक्टर्स हैं, उसमें एक जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है। बाद में हम जीन फ्लो की बात नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। यहां पर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करेंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या, तो ये जीन पूल में होने वाला चेंज यहां पर भी होता है, लेकिन यहां खास बात यह होती है कि एक स्मॉल पॉपुलेशन में, एक स्मॉल पॉपुलेशन के जीन पूल में होने वाले चेंजेस जो कि ड्यू टू अ चांस, किसी चांस की वजह से, ये कोई बहुत सोच करके नहीं होता है। तो ये बात सीधे तौर पर पूछी जा सकती है। यहां 2 चीजें बहुत खास हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, ड्रिफ्ट मींस आप जानते होंगे बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन होता है। तो यहां पर क्या होगा, जीन पूल में अचानक कोई बदलाव आएगा। ये फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, उसमें आप देखते हैं कि बहुत रैंडमनेस उसमें होती है। वही बात यहां पर भी है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है जीन पूल में होने वाला चेंज किसी स्मॉल पॉपुलेशन के, किसी स्मॉल पॉपुलेशन के, आप ये शब्द ध्यान दें, स्मॉल पॉपुलेशन का को लेकर के ऑप्शन आपके सामने बनाया जा सकता है। अगर कोई बोले कि चेंज इन जीन पूल ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन, नहीं, स्मॉल पॉपुलेशन, और वो भी क्या, ड्यू टू अ चांस, और ये भी कहा जा सकता है एक किसी ऑप्शन में ड्यू टू अ चांस। ये बात सही है। अगर कह दे कि नहीं इन ए डायरेक्शनल वे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन अ प्लान्ड वे, ये भी नहीं। बाय मीन्स यहां पर क्या होगा, स्मॉल पॉपुलेशन में किसी चांस की वजह से जीन पूल में होने वाला बदलाव जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं, 2 इफेक्ट्स के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। एक यहां पर होता है बॉटल नेक इफेक्ट, यहां पर आप समझें, एक होता है बॉटल नेक इफेक्ट और एक होता है फाउंडर इफेक्ट। आप यहां पर बॉटल नेक इफेक्ट को आप देखेंगे। मान लीजिए यहां पर आप देखें बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए यहां पर एक बॉटल ले ली गई है, ठीक है, ये एक बॉटल है, आप कल्पना करें एक बॉटल है, और इसका जो बॉटल नेक है, इससे जो एग्जिट का रास्ता है उससे किसी खास साइज वाले ही आगे निकल सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं। यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं ये एक बॉटल है जिसमें कंचे मीन्स छोटे छोटे, आप समझ सकते हैं जो ग्लास के बने हुए जिनको बच्चे खेलते हैं ना, या आप ये समझ लें स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स इसमें रखे गए हैं। बस आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पर स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स रखे गए हैं, और इसके बाहर निकलने के लिए एक खास साइज से ही छोटे बॉल्स बाहर निकल पाएंगे, बड़े साइज वाले बाहर नहीं निकल सकते हैं।
बात समझ गए आप? तो यहां पर क्या हुआ, बॉटल नेक में क्या हुआ, इसके नेक से वही निकल पाएंगे जो एक खास साइज के होंगे। तो इसके भीतर हमने अलग अलग तरीके के बॉल्स को हमने भर रखा है, लेकिन इससे निकलने पर क्या हुआ, यहां पर तो अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी है, आप देख रहे हैं यहां पर ब्लू भी है, ब्लैक भी है, रेड है ना, स्फेरिकल बॉल्स हैं, लेकिन निकलने का रास्ता चूंकि हमने दे दिया यहां पर सिर्फ रेड और ब्लैक ही यहां पर सपोर्ट हो पा रहे हैं, तो आगे सिर्फ यही बॉल्स बाहर जा पा रहे हैं। कुछ ऐसी ही घटना होती है बॉटल नेक इफेक्ट को इवोल्यूशन के टर्म्स में जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसी ही घटनाएं क्या होती है। मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में इस तरीके से आपको डाइवर्सिटी नजर आ रही है, एलिल्स की फ्रीक्वेंसीज में आपको इस तरीके के एलिल फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रही है, किसी खास कैरेक्टर की बात हम कर रहे हैं, तो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी आपको नजर आ रही है। हुआ क्या, बाई चांस ऐसा हुआ कि वहां पर अचानक कोई अर्थक्वेक या वोल्केनो यहां पर आ गया, ठीक है, कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन इस तरीके से यहां पर सुपर इंपोज हुई जिसने कुछ खास लोगों को बचा दिया और बाकी सारे मारे गए। बात समझ गए? तो वहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ खास लोग मारे गए, कुछ ही लोग बचे, मान लीजिए ये बच गए, तो ये अब आगे मैचिंग कर करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो होगा क्या कि यहां पर डिजास्टर की वजह से मैक्सिमम मारे गए और नए सिरे से जो पॉपुलेशन बना उनमें एलिल्स की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल पॉपुलेशन से काफी अलग हो गई। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से इवोल्यूशन का नया रास्ता बना और यहां पर अचानक किसी डिजास्टर की वजह से यहां पर पॉपुलेशन साइज घटी और उसके बाद नई जो पॉपुलेशन बनी उसमें एलिल्स की फ्रीक्वेंसी नए सिरे से तय होती है। यही बात आप बॉटल नेक इफेक्ट में देखते हैं, यहां पर हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ एलिल। आप देख रहे हैं ना, एलिल की संख्या यहां पर कम हो गई। यहां पर देखिए 3 वेरिएशन थे, है ना, उस किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, यहां पर एलिल घट गए, यहां पर ब्लू ब्लैक रेड था, यहां पर नेक्स्ट पॉपुलेशन में जाने के लिए एलिल्स केवल 2 बचे, है ना, तो या तो रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे या फिर ब्लैक के लिए। तो रिडक्शन ऑफ एलिल इन अ पॉपुलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिजास्टर that drastically reduces population size। प्लीज आप यहां पर फोकस रखिएगा, इससे ज्यादा फोकस मत करिएगा, ठीक है, आप इसी हिस्से में आप फोकस करें, तभी आप बॉटल नेक इफेक्ट को समझ पाएंगे। तो रिडक्शन ऑफ एलिल इन अ पॉपुलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिजास्टर दैट ड्रास्टिकली रिड्यूसेस पॉपुलेशन साइज। मेरे साथ साथ आप नोट किए करते रहा करिए, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, कोशिश ये रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। तो ये डिजास्टर में कौन कौन से आएंगे, मान लीजिए अर्थक्वेक हो गया या वोल्केनो की वजह से पॉपुलेशन अचानक घटा और वहां पर नेक्स्ट पॉपुलेशन जो उससे आगे बढ़ेगी उसमें एलिल्स की संख्या घट गई। तो यहां पर क्या होगा, इसमें खास चीज आपने देखा कि इट रेयरली रिप्रेजेंट एक्चुअल जेनेटिक मेकअप, है ना, एक्चुअल जेनेटिक मेकअप को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। यहां पर आने वाली जनरेशन में क्या हुआ, स्मॉलर वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये चीज है, स्मॉलर वेरिएशन देखने को मिलती है। जैसे कि अभी बॉटल नेक इफेक्ट का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हमारे देश में पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने के लिए आमादा हैं, वो चाहते हैं कि हम लड़ें, बहुत अच्छे तरीके से लड़ें, हम एटम बम भी छोड़ दें, हाइड्रोजन बम भी छोड़ दें। होगा क्या, सोसाइटी ने इतने लंबे समय में नेचर ने जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह से इतनी बड़ी डाइवर्सिटी जो पैदा की है उसको हम खत्म कर देंगे, फिर क्या होगा, जो नई दुनिया बसेगी उसमें डाइवर्सिटी कम होगी, ठीक है। इसीलिए किसी ने एक स्टेटमेंट भी कहा था ना कि मुझे नहीं पता कि 3rd वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि 4th वर्ल्ड वॉर लाठी और डंडे से लड़ा जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, स्टिक से लड़े जाएंगे। उसके पीछे रीजन यही है कि आपने 3rd वर्ल्ड वॉर में अगर मान लीजिए अगर होता है तो उसमें आपने एटम बम का इस्तेमाल किया, आपने हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल किया, बड़े बड़े मिसाइल का इस्तेमाल किया, पूरी जो इवोल्यूशन है उसको आपने तहस नहस कर दिया। फिर से क्या होगा, नए सिरे से इवोल्यूशन की प्रोसेस होगी। तो क्या होगा, फिर से वो जो स्टोन एज में जैसी हमारे ह्यूमन सोसाइटी रहती थी वैसे शुरुआत होगी। तो ये चीज है यहां पर बॉटल नेक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। अब इसी तरीके से हम जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम फाउंडर इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। यहां जरूरी है आप इसके टर्म्स को समझें, क्योंकि इसके टर्म्स पर जो की वर्ड्स हैं उस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट को अगर हमें समझना है तो हुआ क्या, हमने एक ओरिजिनल पॉपुलेशन देखा, इस पॉपुलेशन में आप प्लीज अभी यहीं पर सिर्फ फोकस करें, तो आप देखेंगे कि हमने एक ओरिजिनल पॉपुलेशन देखा जिसमें ब्लू कम है और रेड ज्यादा है।
तो मान लीजिए हमने कहा यहां पर कि ब्लू बॉल्स कम हैं और रेड बॉल्स यहां पर ज्यादा हैं। मान लीजिए इसको हमने मैथमेटिकली अगर चेक करने की कोशिश किया तो मान लीजिए हमने ये कहा कि 1 बॉल अगर ब्लू का दिखता है तो यहां पर 4 बॉल रेड के दिखेंगे, ऐसा कुछ रेशियो है। यानी यहां पर 80% रेड का है पार्ट और 20% यहां पर किसका पार्ट है, 20% केवल ब्लू का पार्ट है। आप इन जनरल अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, 80% रेड दिख रहा है, ऐसा हम एक अनुमान लगा रहे हैं, और 20% यहां पर ब्लू का पार्ट है। अब हुआ क्या, यहां से कुछ खास पैच को यानी कुछ खास पॉपुलेशन को हमने उठाया और उसको किसी नए जगह पर कॉलोनाइज कर दिया। अब यहां पर रैंडमली हमने यहां से उठा करके यहां पर रखा, जहां नए जगह पर पहुंचे तो आपने देखा कि हमने जिस एरिया से पॉपुलेशन को उठाया था वहां पर क्या हुआ, अब एलील की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल पॉपुलेशन के जैसी नहीं थी। आप देखें ना, यहां पर क्या है, ओवरऑल आप देख रहे हैं रेड ज्यादा है, समझ रहे हैं, ये रेड क्या दिखा रहा है, एक खास एलील को दिखा रहा है, और ये ब्लू जो है दूसरे एलील को दिखा रहा है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेड की है, और ब्लू की कम है। जब हमने यहां से उठा करके नए पॉपुलेशन में लेकर के गए तो यहां पर आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी जस्ट अपोजिट हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने जिस एलील की फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट किया था वो अपने आप में यहाँ पर एक तरीके से आप समझ लें, जिस पैच को उठाया, जिस हिस्से को उठाया वहाँ पर ब्लू ज़्यादा था, तो वही आपस में मैचिंग करेंगे। तो अब क्या हुआ, एलील की फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल पॉपुलेशन से इस कॉलोनाइज पॉपुलेशन में बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि अब पहले 1 ब्लू था अब और 4 रेड थे, अब क्या हुआ 5 में अगर आप देखें तो 3 ब्लू हो गए और 2 रेड हो गए। यानी पहले 20% केवल ब्लू था, अब 60% ब्लू हो गए और 40% रेड हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, यहां से हमने उठाया था। तो यहां पर फाउंडर इफेक्ट का डेफिनेशन क्या बनता है, कॉलोनाइजेशन ऑफ टू अ न्यू लोकेशन, है ना, to a new location by a small number of individual। बात समझ रहे हैं, colonization to a new location by a small number of individuals resulting in random change in the gene pool। जीन पूल में अचानक कुछ बदलाव हो गया हो। जैसे इसका आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब डार्विन के फिंचेस का जब हमने एग्जाम्पल हमें यहाँ पर बना सकते हैं, हालांकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं बनता है, लेकिन डार्विन के फिंच को आप फाउंडर इफेक्ट के रूप में रख सकते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं एक नई कॉलोनी की एक नए लोकेशन पर अगर पहुंचा है और उसने अपने हिसाब से वहाँ पर एलील की फ्रिक्वेंसीज में बदलाव लाए, तो डार्विन के फिंचेस को आप फाउंडर इफेक्ट का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आप फाउंडिंग जो ग्रुप है, यानी नए लोकेशन पर कॉलोनी जो बसाई गई है वहां पर जो फाउंडिंग ग्रुप है, यानी जो फाउंडेशन कर रहा है वो ग्रुप, ठीक है, यहां पर क्या होगा, उस ग्रुप के पास क्या होगा, ये डिफरेंट एलील फ्रीक्वेंसीज रखता है। आप देख सकते हैं ना कि यहां पर क्या हुआ, जो फाउंडिंग ग्रुप है वो यहां पर डिफरेंट एलील फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से हमने इस फाउंडर इफेक्ट को और बॉटलनेक इफेक्ट के द्वारा हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 कंडीशंस को हमने समझने की कोशिश किया। इसमें एक कंडीशन ये थी कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अचानक सुपर इम्पोज हो तो एलील की फ्रीक्वेंसी बदल सकती है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में बदल सकती है। इसी तरीके से अगर हमने फाउंडर इफेक्ट में देखा कि अगर नई कॉलोनाइजेशन में अगर हम किसी पॉपुलेशन साइज के सैंपल को उठा करके वहाँ कॉलोनाइज करते हैं तो कुछ मामलों में ऐसा होता है कि ओरिजिनल जो एलील की फ्रीक्वेंसी उससे डिफरेंट एलील की फ्रीक्वेंसी नई जगहों पर मिलती है, और एलील की फ्रीक्वेंसी बदली नहीं कि वहाँ पर एवोल्यूशन की कुछ गुंजाइश होती ही होती है। तो इस तरीके से हमने एक बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, उसको हम लोगों ने समझा है।